आज हमारा क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हम मास के बारे में और थोड़ा सा एनर्जी के बारे में जानेंगे। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। इफ एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ई, इट्स इंक्रीज बाय एम वेयर। अगर किसी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसका मास भी इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? मास इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर। एनर्जी में जितना चेंज हुआ, मतलब कि जितनी इंक्रीज हुई है, उसको हम लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, उतना मास इंक्रीज हो जाता है। मास इज द प्रॉपर्टी दैट्स ऑल एनर्जी इज एक्सिस्ट। मास हर एनर्जी, एवरी एनर्जी की एक प्रॉपर्टी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मास या एनर्जी में मास रहता ही रहता है। सी स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सो एम इज वेरी एक्स्ट्रा स्मॉल बट नॉट जीरो। एम हमें दिखाई नहीं देता, या फिर एम की वैल्यू हमें फील नहीं होती। जैसे हम मान लो किसी भी हम कोई सॉलिड है, अगर उसको गर्म करते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसका मास भी इंक्रीज होगा, उसका मास भी इंक्रीज हो जाता है, पर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, पर जीरो नहीं होता। होता तो है, चाहे थोड़ा सा हो, साइंस में, केमिस्ट्री में थोड़ा भी बहुत ही होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, मटेरियल है, उसको मास कहते हैं। मास इज एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। मास एक आइडिया लगा सकते हैं, एप्रोक्स आइडिया है कि इस बॉडी में कितनी एनर्जी है। मास इज अ प्रॉपर्टी दैट ऑल एनर्जी एग्जिस्ट्स। मास की जो मास है, मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एवरी एनर्जी में एग्जिस्ट कर सकती है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। 1 AMU में 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg मास होता है। 1 AMU में कितनी एनर्जी होगी? 1 AMU एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, और सी स्क्वायर का हमने होल स्क्वायर कर चुके हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास आ जाती है डेल्टा इज इक्वल टू -494 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। अगर किसी बॉडी में 1 AMU मास बढ़ाते हैं तो उसमें 1.494 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे ही हम किसी बॉडी को 1 जूल एनर्जी भी देते हैं। अगर हम उसे 1 जूल एनर्जी देंगे तो उसमें 1.494 इंटू 10 टू द पावर -10 kg मास बढ़ जाएगा। अब देखते हैं 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 AMU इज इक्वल टू 1.494 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल तो होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, इसलिए हमने इसे 10 टू द पावर -6 से डिवाइड कर चुके हैं, और यहाँ से कैलकुलेशन करने पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी कि 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। पेयर प्रोडक्शन व्हेन एनी फोटोन gamma rays strikes a heavy at weight nucleus that is the absorbed by nucleus and resultant electron and a positron is produced। अगर कोई फोटोन एक भारी न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करता है तो वो भारी न्यूक्लियस उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और रिजल्ट में एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन, जो पोजिट्रॉन होता है उसके पास भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के पास, और उतना ही मास जितना इलेक्ट्रॉन के पास रिलीज कर दिए जाते हैं। फोटोन इज इक्वल टू न्यूक्लियस के साथ पोजिट्रॉन प्लस पेयर एनहाइलेशन।
व्हेन ए पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कम्स वेरी नियर, जब एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत करीब या फिर नियर आ जाते हैं, देन कंप्लीटली एनाइलेट एंड 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस, जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और 2 फोटॉन्स डिस्ट्रॉय होने के बाद रिजल्ट में 2 फोटॉन्स बनते हैं, जिसे पेयर एनहाइलेशन कहा जाता है। इसकी रिएक्शन यहां पर है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की। Mass defect and binding energy. Mass of nucleus is the less than some mass of all nucleus. कि किसी भी मास ऑफ न्यूक्लियस का जो मास है वो सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस मेकिंग इट, वो न्यूक्लियस जो इसे बनाते हैं उनके मास से कम होता है। सम मास डिसअपियर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास डिसअपियर हो जाता है या फिर गायब हो जाता है, और सम एनर्जी से इज रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। और हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि एनर्जी की प्रॉपर्टी मास है कि कुछ एनर्जी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन पर बाहर निकल जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड, जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे ही बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। द मास दैट डिसअपियर्स इज टर्म एज मास डिफेक्ट, जो मास गायब हो गया उसे मास डिफेक्ट कहा जाएगा। और जो मास डिफेक्ट का हमें कैसे पता लगेगा? मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस को बना रहे हैं उनका मास और न्यूक्लियस का टोटल मास।
को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। डेल्टा एम इज इक्वल टू एम प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, तो इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स आएगा यहाँ पर, मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटॉन का मास क्या होगा, मास 1 AMU मास, जेड एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एटॉमिक नंबर जो होगा उसमें से जेड माइनस कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जाएंगे, उसको भी मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूक्लियस का हमें मास दिया होगा। जो एनर्जी बचेगी उसे डेल्टा एम कहेंगे। द एनर्जी रिलीज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा इज इक्वल टू जो एनर्जी लॉस हुआ है उसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसे ऐसे समझते हैं, सारे न्यूक्लियस बनकर मिलकर ही सारे न्यूक्लियॉन्स बनकर ही न्यूक्लियस बने हैं। जब न्यूक्लियॉन्स एक साथ मिल रहे थे और न्यूक्लियस बन गया तो कुछ एनर्जी निकल गई। अगर हम उस न्यूक्लियस में से सारे न्यूक्लियस को अलग अलग करना चाहेंगे तो हम उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो हम देंगे वो इक्वल होगी जो एनर्जी डिसअपियर, कुछ मास जो डिसअपियर हो गया उसके बराबर। बाइंडिंग एनर्जी EB से डिनोट करेंगे, ZMP प्लस AZ माइनस MN माइनस X इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 AMU हैज मास एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमने पीछे पढ़ा था। सो टोटल एनर्जी हो जाएगी डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 93.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मास डिफेक्ट 1 AMU का हुआ है तो बाइंडिंग एनर्जी या फिर डेल्टा E एनर्जी हमारे पास इतनी हो जाएगी। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी यूज होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ न्यूक्लियॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, वो एनर्जी जो यूज होती है एक न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहते हैं। डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस या फिर मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो स्टेबल होगी, प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी न्यूक्लियस की। जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस होगा, उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी और उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी लगेगी न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में। अब आगे चलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज विद मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है मास नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट बातें हैं, फ्रॉम A इज इक्वल टू 50 टू A इज इक्वल टू 80। जब मास नंबर 50 से 80 होता है तब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दीज न्यूक्लियस आर स्टेबल। These nucleus are stable. अरे यार क्या हो गया? हो जा। हमने क्या देखा, जब मास नंबर 50 से 80 के बीच में
तो बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जो न्यूक्लियस स्टेबल है। फ्रॉम A to 50 बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन 8.8 हैज हाईएस्ट एनर्जी हैंस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। मास नंबर 56 के लिए बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो हाईएस्ट होती है। अगर बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट होगी तो न्यूक्लियस भी सबसे ज़्यादा या हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होगा, हाईली स्टेबल न्यूक्लियस होगा जिसका मास डिफेक्ट भी हाईएस्ट होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आफ्टर A इज इक्वल टू 80 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज स्लोली फॉर A इज इक्वल टू 23.8 इट रीचेज बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। जब मास नंबर 80 से इंक्रीज होता है तब बाइंडिंग एनर्जी स्लोली डिक्रीज करती जाती है और डिक्रीज करते 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 मास नंबर 238 पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। These heavy nucleus are unstable and try to gain stability through nuclear fusion. These nucleus, ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये रेडियो एक्टिविटी या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का एक तरह से सपोर्ट लेंगे या फिर हेल्प लेंगे जिससे ये स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सके। इससे इनकी अभी हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी बेल्ट है। आफ्टर A इज इक्वल टू 50 से कम होने पर, मास नंबर 50 से कम होने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज शार्पली एंड रीचेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मास नंबर 50 से नीचे हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत तेजी से डिक्रीज करती है, बहुत शार्पली डिक्रीज करती है, जिससे फ्रॉम विच बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। दीज न्यूक्लियाई आर द लाइट एंड अनस्टेबल, ये न्यूक्लियाई हल्के और अनस्टेबल होते हैं। एंड ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी थ्रू फ्यूजन, ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फ्यूजन का सहारा लेते हैं। टू गेन स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मस्ट बी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। जब जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी तो उस रिएक्शन में हमारे एनर्जी ऑलवेज रिलीज होगी ही होगी, एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। अब आते हैं कुछ ग्राफ्स पर। यहाँ मास नंबर है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी है। सबसे पहले H2 की बाइंडिंग एनर्जी या फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी है हमारे पास 1 और 2 के बीच में, लिथियम की 5 और 6 के बीच में, और आपके हीलियम की 7 के आसपास, कार्बन की 8 के पास, नाइट्रोजन की 7 से थोड़ी सी ज़्यादा, ऑक्सीजन की 8 से 9 कम। सबसे ज़्यादा हमारे पास फेरस की होती है जो 8.8 होती है, और लास्ट में आकर यूरेनियम 236। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज करती है पर बाद में डिक्रीज करना लग जाती है। इसका कुछ ऐसा ग्राफ है।